कि वस्तु बहुत दूर या अनंत पर हो, कि वस्तु जो है वो फार अवे और एट इन्फिनिटी हो, तो इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है, दो बिंदु याद रखने हैं। तो जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, इमेज कहाँ पर बनी है आपकी, एफ पर। एफ क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। फिर कहता है कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब भाई, कि जब तक हम अवतल दर्पण के सामने एफ तक नहीं पहुंच जाते तब तक, एफ तक ही याद रखो, एफ तक जितनी भी वस्तुएं आएंगी उनका प्रतिबिंब हमेशा याद रखना अवतल दर्पण में वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी रियल और प्लस क्या बनेगा, इन्वर्टेड, आरआई बनेगा। ठीक है, ये दो ही पॉइंट अच्छे से याद रखना कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, जब वस्तु कहां पर हो। तो शब्द बहुत दूर दे दे यानी फार अवे, और दूसरा शब्द जोड़ दे एट इन्फिनिटी। ऐसा कोई भी केस आए तो ऑलवेज बी एट प्रिंसिपल फोकस एंड इमेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा केस कहां से शुरू होता है, तुमने उत्तल लेंस में पढ़ा था एफ और 2f। तो दूसरे नंबर पे तुम वस्तु कहां से दूर ले रहे थे, 2f से परे, लेकिन यहां 2f नहीं है। 2f की जगह एक बिंदु सिखाया था तुम्हें, कौन सा बिंदु लेना होता है, C। तो आपको यही बताया था कि जो आपके पास इस अवतल दर्पण में जो 2f की जगह होता है f, और f के बाद क्या लेना अपने, C। तो आपने वस्तु को कहां रखना है, C से परे। अब वैसे तो था 2f से परे, यहां शब्द क्या प्रयोग करना है, C से परे। तो जब C 2f से परे थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, f और 2f के बीच। तो यहां भी ऐसे ही लिखोगे, जब C से परे होगी तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F तथा C के बीच। क्योंकि तुम आगे आ रहे हो तो प्रतिबिंब कहां जा रहा है, रिवर्स। यानी पहले कहां बना हुआ था, F पे, तो तुम आगे तो प्रतिबिंब इधर सरक जाएगा, तो कहां बनेगा, F और C के बीच। अब बनाने के लिए किरण कहां से गुजारोगे ये जरूरी है। तो पहली किरण जो आएगी अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजारी जाती है, ये आपकी किरण आई, और अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजारोगे, मुख्य फोकस। दूसरी किरण हमेशा कहां से गुजारी जाती है, वक्रता के अंदर। जहां दोनों मिल जाती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी जब कभी भी तुम चित्र बनाते हो तो चित्र बनाने के लिए दो किरणों का इस्तेमाल होता है। पहली किरण कहां से गुजारी जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू एफ। और दूसरी हमेशा कहां से गुजारी जाएगी, आपकी सी से। जहां ये दोनों किरणें टकरा जाएं वहां क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जब वस्तु सी से परे हो, कि जब वस्तु है वो सी से क्या हो, परे, तो आपका जो प्रतिबिंब आगे चल देगा। पहले कहां पे पड़ा था, एफ पे, तो एफ से कहां जाएगा, जिस ओर से हम आ रहे हैं। तो किस ओर से आ रहे हैं हम, लेफ्ट से, तो किस तरफ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। तो यानी वस्तु सी से परे हो तो यानी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ तथा सी के बीच। कि प्रतिबिंब जो है वो एफ तथा सी के बीच बन गया। अब आपसे पूछेगा कैसा बनेगा, तो आपने जवाब क्या देना है, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आकार में क्या होगा, छोटा। तब तक आकार बराबर नहीं होता जब 2f वाली स्थिति ना आ जाए। तो 2f पे जब वस्तु रखी थी उत्तल लेंस के सामने, तो वस्तु कहां बनी थी तुम्हारी, प्रतिबिंब कहां बना था, 2f पे। आकार भी कैसा था, सेम। वैसे इसमें लिखोगे कि अब वस्तु हम कहां रखने वाले हैं, सी पर, तो रख दो कि जब वस्तु आपकी बिल्कुल वक्रता केंद्र पर हो, कि जब वस्तु इस अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रख दी जाए तो आपके पास प्रतिबिंब कहां बनता है। तो आपके पास वस्तु कहां रखी गई है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा आपका, वक्रता केंद्र पर। ये होता है, ठीक है। क्योंकि एक किरण कहां से गुजारनी होती है, एफ से, दूसरी कहां से गुजारनी होती है, सी से। तो एफ वाली थी आ गई, तो दूसरी हम अब कहां से गुजारें,
सी से तो नीचे ही आएगी, जहां टकराएगी वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो नीचे लाओगे, नीचे लाओगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे, और बनेगा कहां पे, बिल्कुल सी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु कहां पर हो, सी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां, और प्लस कैसा। तो कहां बना है कि सी पर आए तो सी पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तब तक हम एफ पे नहीं जाएंगे, तब तक ऐसे ही खेल चलते रहेंगे, वास्तविक और क्या रहेंगे, उल्टे। ठीक है, यहां तक सेम। अब आ जाए कि यदि वस्तु, यानी जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच हो, तो अब प्रतिबिंब कहां जा रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है। अब आप वस्तु को आगे ला रहे हो तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, उधर। तो यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से परे। तो बस यानी हमारे पास कि जब वस्तु हम कहां पर ले आते हैं, एफ तथा सी के बीच, कि एफ तथा सी के बीच अगर वस्तु रख दी तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा, कि ये आ गई, और दूसरी किरण कहां से गुजारते हो आप, सी से। ये तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी से परे। तो यही पॉइंट याद रखना, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से परे बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा। बस अब धीरे धीरे तुम कहां पहुंच जाओगे, एफ पे। एफ वाला खुद बना दो कि जब वस्तु हमारी कहां पे आ जाए, एफ पे आ जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कि जब वस्तु एफ पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कि जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। एक तो कहां से गुजारोगे तुम, एफ से, दूसरी तुम कहां से गुजारोगे, सी से। तो ये इधर भी नहीं मिलेगी और इधर भी नहीं मिलेगी, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है तुम्हारा, इन्फिनिटी पर। तो यानी जब वस्तु एफ पर हो, यानी मुख्य फोकस पर हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां होगा। तो ऐसे ही याद रखना है कि जब वस्तु एफ पर हो, कि जब वस्तु हमारी एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहां, और प्लस शब्द याद रखना है, कैसा। बस यही पढ़ना है कि अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कि जब एफ वाला हो तो रिवर्स बनेगा, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पे, और वस्तु अगर एफ पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। उल्टा याद रखना है। और दोनों के दोनों प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे। ठीक है, यही पॉइंट याद रखना है। अब कहानी जो इंपॉर्टेंट है, दो ही बातें हैं, एक तो ये एफ वाली और अनंत वाली, और दूसरी ये याद रखनी है। क्या याद रखनी है, क्वेश्चन लिखो कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां हो, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां हो कि उसका प्रतिबिंब उसी आकार का वास्तविक और उल्टा बने, कि उसका प्रतिबिंब उसी आकार का वास्तविक और उल्टा बने। तो आपकी स्थिति कहां रखनी है, सी पर। कहां रखनी है, सी पर। तो क्वेश्चन आपसे स्थिति का पूछ रहा है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने शब्द क्या लिखना है, सी। सी का नाम क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और आता है, लिखो कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी पर रखी हो, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी पर रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहां व कैसी होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहां व कैसी होगी। तो कौन सी दूरी पे रखा है अगले ने, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब है एफ पर, और जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है,
वास्तविक और उल्टा, यही सीखना है हमें और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अब जो केस आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, दो तरह के बनाता है। कैसे कैसे बनाता है? वास्तविक और क्या बनाता है? उल्टे। आभासी और क्या बनाता है? सीधे। तो हमने वास्तविक और उल्टे तो पढ़ दिए सारे, अब कौन से पढ़ने हैं? आभासी और सीधे वाला। तो ये लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही आता है एग्जाम में कि हमारे पास अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां पर रखें कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और कैसा हो? सीधा हो। तो हम वस्तु कहां रखेंगे? P तथा F के बीच। P क्या होता आपका? पोल। F क्या होती है आपके पास? मुख्य फोकस। यानी पहली किरण जैसे ही आपकी परावर्तन होगी तो कहां से गुजारोगे आप? मुख्य फोकस से। और एक किरण आप हमेशा कहां से गुजारोगे? वक्रता केंद्र से। ये है, तो ये क्या है, इस साइड तो फैलती जाएगी, तो हम बैक जाएंगे। बैक जाएंगे तो इनको क्या करेंगे? पीछे मिलाएंगे। पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगे, और ये आपके पास प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी और सीधा। तो अब इसमें पूछा जाता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो, कि जब अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाएगा तो आपके पास स्थिति क्या होगी? P तथा F के बीच। कि वस्तु को कहां रखोगे आप? P तथा F के बीच। और नाम से बोलो तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसा बना आपके पास? ये रहा, खड़ा है तो आभासी है। आभासी चीज क्या रहेगी? सीधी। तो आभासी और कैसा प्रतिबिंब आपका? सीधा। अब आपसे पूछे ये बना कहां है, तो आप जवाब क्या दोगे कि बना कहां है? तो दर्पण के पीछे की ओर। दर्पण के कहां बनता है? पीछे की ओर बनता है, ऐसे याद रखना है। तो इसकी अगर स्थिति पूछे कि कहां है, तो आपने जवाब लिखना है दर्पण के पीछे की ओर। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बना है। आकार में कैसा है? बहुत बड़ा। आकार पूछे कि साइज में कैसा है, तो आपने जवाब लिखना है बहुत बड़ा। तभी आपके जो डेंटिस्ट हैं, ENT हैं, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर है, ठीक है, वो जब भी जांच करता है तो कौन से दर्पण से करता है? तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लेता है? अवतल। तो वो दोनों की स्थिति, जब भी किसी चीज को देखता है डॉक्टर, तो वो उस चीज को या उस वस्तु को या उस अंग को कौन सी जगह पे रखता है जिससे उसका आकार क्या दिखाई दे? उसे बड़ा और वैसा ही दिखे। तो उसकी जगह क्या होती है? P तथा F के बीच। कि डॉक्टर दांत देखता है, वो चमची सी नहीं लेके जाता मुंह में, ठीक है, तो वो चमची सी जो होती है वो एक मिरर है। कौन सा मिरर है आपके पास? कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर में जो स्थिति रखता है दांत और जाड़ की, वो कौन सी जगह रखता है? P और F के बीच। तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा? हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। कहां बनेगा? तो आपने जवाब देना है दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। और अगर पूछे आकार कैसा होता, तो आकार क्या होता? उसका बहुत बड़ा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो तुम। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति 8 सेंटीमीटर पर हो। वस्तु की स्थिति 8 सेंटीमीटर पर हो तो प्रतिबिंब कहां, कैसा और किस आकार का बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां, कैसा और किस आकार का बनेगा? 3 बातें होती है इसमें। तो इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी का खेल है। फोकस दूरी कितनी बोली है? 14। वस्तु की दूरी कितनी बोली है? 8। जब कभी भी वस्तु की जो दूरी है वो फोकस दूरी से क्या आ जाए? कम। फोकस दूरी से हमेशा क्या हो? कम। तो यही केस लगेगा जो अब हम पढ़ के आए हैं। कौन सा केस लगेगा? कि पहले नंबर पूछा उसने कहां बनेगा, तो कहां बनेगा?
दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा नंबर 1। नंबर 2 क्या पूछा उसने, कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और फिर पूछा आकार में कैसा होगा, तो आपने जवाब क्या देना है, बहुत बड़ा। ये तीनों एक साथ शब्द होते हैं, दर्पण के पीछे, दूसरा लिखता है आभासी सीधा, और तीसरा आकार में बहुत बड़ा। तो ये तीनों शब्द एक साथ टैग होते हैं। किस केस में याद रखना है कि आपके पास u ऑलवेज लेस देन f, ये पॉइंट याद रखो, नंबर 1। नंबर 2, ये स्थिति कहाँ होती है? अगर कोई पूछे कि ये वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो आपने क्या याद रखना है, ये स्थिति P तथा F के बीच है। क्योंकि ये पड़ा है, क्योंकि P तथा F के बीच होगी तभी आपकी वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखो कि P से F की दूरी, P से F की दूरी, P से F की दूरी, P से वस्तु की दूरी से, P से F की दूरी, P से वस्तु की दूरी से 3 गुना है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां होगी, वह प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां होगी, वह प्रतिबिंब कहां, वह कैसा बनेगा। क्योंकि इन क्वेश्चनों में सिर्फ लॉजिक होता है, तर्क होता है, उस तर्क को ढूंढना है और जवाब देना, और कुछ नहीं है। क्या बनेगा, वस्तु की स्थिति कहां होगी, सेम P तथा F के बीच। क्योंकि शब्द क्या था कि जो P से F की दूरी है वो आपकी P से वस्तु की दूरी से कितनी ज्यादा है, 3 गुना। मान लेते हैं ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये आपकी कितनी है, 15। तो मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी वस्तु की दूरी से क्या पड़ी है, ज्यादा। तो मतलब स्थिति क्या होगी आपकी, P तथा F के बीच। ये तो आ गई वस्तु की स्थिति। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा आपका, आभासी और सीधा। ये टैग होते हैं। ठीक है। अब बात आती है उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण केवल और केवल 2 प्रतिबिंब दर्शाता है। उत्तल दर्पण कौन सी परिघटना पे काम करता है, कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? क्या आपसे पूछे उत्तल दर्पण प्रकाश की कौन सी परिघटना पे काम करता है, तो क्या लिखोगे? 7वीं क्लास का क्वेश्चन है ये, कोई बड़े लेवल का नहीं है। कि उत्तल दर्पण, चाहे दर्पण कोई आ जाए, तुम्हें लिखवाया था सिर्फ शब्द क्या बनता है, परावर्तन, ओनली बी रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो आपके पास इसमें जब भी वस्तु कहां पे रखी गई है, अनंत पर, तो आप परावर्तन के पश्चात किरण को कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से। तो ये चीज हमने पहले पढ़ा दी है। जब शब्द उत्तल हो तो फोकस कौन सी साइड होता है, राइट, और जब शब्द हो अवतल तो फोकस कौन सा होता है, लेफ्ट। ये हमने पहले पढ़ा है। अब ये दर्पण जो मर्जी दे रखा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने ये देखना है कि F कहां होगा। तो उत्तल शब्द आ जाता है तो F हमेशा कौन सी साइड लिखना है, राइट। अवतल आ जाए तो कौन सी साइड याद रखना है, लेफ्ट। फिक्स है, चाहे वो दर्पण है चाहे वो लेंस है। अब आपके पास परावर्तन होना है, तो परावर्तन के पश्चात किरण कहां से गुजारोगे आप, मुख्य है फोकस। तो ये तो परावर्तन हो गया, पर आ तो नहीं रही, तो आप क्या कर रहे हो, आभास में गुजारते हो। आभास में गुजारते हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, आभासी, वह कैसा होगा, सीधा। क्योंकि वास्तव में तो किरणें क्या हो रही है, बिखर रही है। तो आप क्या करोगे, इनका अनुभव ले सकते हो। अनुभव का मतलब क्या है, सिर्फ आभास पैदा कर सकते हो।
आभास पैदा करने का मतलब है आप इनको मिला के देख सकते हो, वास्तव में ये मिलती नहीं है। इसका मतलब आपके पास जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ऑलवेज आभासी, और कैसा बनाएगा, सीधा, नंबर 1। और अगर पूछे आकार में कैसा होता है तो आपने जवाब क्या लिखना है, बहुत छोटा। आकार अगर आए तो आपने एक ही शब्द टैग में रखना है और वो क्या लिखना है, बहुत छोटा। जितने आकार की वस्तु होती है उससे बहुत छोटे आकार में क्या बनता है, प्रतिबिंब। जैसे आप गाड़ियों के, बाइक के, स्कूटी के साइड मिरर से पीछे की गाड़ियां देखते हो तो गाड़ियां आपको क्या मोटा मोटा ठेला नजर आता है उसमें, नहीं, आपको छोटे छोटे बस और छोटी छोटी गाड़ियां चलती हुई नजर आती है। तो मतलब प्रतिबिंब कैसे हैं, उसके बहुत छोटे। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका उत्तल दर्पण। तो ये पहला केस है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहां पे पड़ी हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका मुख्य है फोकस। मैंने आपसे कहा था जो मर्जी शब्द आए, चाहे तो लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो, वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, मुख्य है फोकस पर। ये टैग पक्का कर दो, सबके लिए एक जैसा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा। अब दूसरा केस है कि वस्तु किसी स्थिति पर हो तो क्या होगा, कि मान लीजिए ये आपके पास अवतल दर्पण पर वस्तु को हम किसी जगह रख देते हैं, वस्तु मान लो किसी जगह पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो इसके सी और एफ हमेशा कौन सी साइड रहेंगे, राइट। उसमें कौन सी साइड ले रहे थे, लेफ्ट। बस इतना ही तरीका है, बाकी चीजें आप खुद सीख सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो पहली किरण जब आती है तो क्या होता है, उसका परावर्तन। तो परावर्तन के बाद आप कहां से गुजारते हो उसको, मुख्य फोकस तो गुजार दी हमने। दूसरी किरण कहां से गुजारी जाती है, सी से। कहां से गुजारी जाती है, सी से। तो आप दूसरी किरण को सी से गुजारोगे, और सी से गुजारोगे तो क्या लगाओगे, डॉट। और ये क्या है, जहां आ रही है उसी दिशा में वापस जाएगी, क्योंकि इसने क्या करना है, परावर्तन। आगे तो जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो सिर्फ आप क्या पैदा करोगे, आभास। तो ये दोनों टकरा के जहां मिलती है, यहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। वस्तु तो थी इतनी बड़ी और प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, इतना सा। तो आकार में क्या, बहुत छोटा। जैसे वस्तु खड़ी है वैसे प्रतिबिंब भी क्या है, खड़ा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, और क्या बन रहा है, सीधा। आकार में क्या बन रहा है, बहुत छोटा। तो यानी याद क्या रखना है, अब उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा कहां से कहां बनेगा, ये लिख लो। जैसे मैंने अवतल लेंस में लिखवाया था कि वस्तु आपकी कहीं भी रख दो अवतल लेंस के सामने, पर प्रतिबिंब फिक्स रहता है। कहां से कहां रहता है, पी और एफ, ओ और एफ के बीच। वैसे यहां क्या लिखना है, पी और एफ के बीच। यानी वस्तु कहीं भी हो, वस्तु आपकी कहीं भी हो, इसके सामने वस्तु कहीं भी हो, तो प्रतिबिंब हमेशा, ऑलवेज, कहां से कहां होगा, पी से एफ के बीच होगा। ठीक है, कि आपके पास वस्तु कहीं भी रख दीजिए आप उत्तल दर्पण के सामने, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो फिक्स है। कहां से कहां बनेगा, पी से लेके एफ के बीच में ही झूलेगा, चाहे कहीं हो वो। ठीक है, और होगा कैसा, हमेशा आभासी और सीधा, और आकार में क्या लिखा जाएगा, बहुत छोटा। ठीक है, अब बात आती है कि हमने फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी, दो शब्द तो हमने पढ़ लिए। अगर शब्द उत्तल है तो क्या याद रखना है, राइट। राइट में चीज हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव। और अगर शब्द आ जाए अवतल तो कौन सी जगह जाओगे तुम, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या ली जाती है, हमेशा नेगेटिव। तो 2 पॉइंट लिखो कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो जहां उत्तल शब्द आ गया यही काफी है, आगे चाहे कुछ ना पढ़ो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो जब कभी भी फोकस दूरी और क्षमता पूछे तो दोनों एक ही होती है, कैसी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस वैल्यू कहां होती है, राइट हैंड साइड। तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। अगर आ जाए अवतल शब्द तो हमेशा वर्ड क्या याद रखना है, ऋणात्मक। चाहे तो हो दर्पण और चाहे हो आपका लेंस। लिख लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी
हमेशा होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो क्या होती है हमेशा? ऋणात्मक। ये दो शब्द बड़े खास हैं, चाहे तो वो फोकस दूरी के कह रहा हो और चाहे आपसे क्षमता, क्षमता का मतलब होती है पावर, पावर भी दोनों की क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये भी शब्द है। आगे अब लिखो तुम फोकस दूरी निकाली कैसे जाती है। लिखो एक क्वेश्चन कि अभिसारी दर्पण के सामने, अभिसारी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर पर बने, जिसका प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर पर बने, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो? तो फोकस दूरी क्या होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो? निकालो। दर्पण सूत्र तुम्हारे पास है, वस्तु की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, एफ निकालना है। तो आपको दो बातें दी है, यू और क्या दी है? वी। ये है 24, ये है 16। निकालो, एफ आपको निकालनी है। दर्पण सूत्र तुम्हारे पास है, दर्पण सूत्र क्या है वो लिख रखा है तुमने, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस होता है 1/u। आ गया? सूत्र तुम्हारे पास है 1/v प्लस 1/u। और क्या चाहिए? हाथों हाथ उत्तर आना चाहिए। बाकी चीजें तो मैथ वाली है, सिर्फ जोड़ घटाई तो करनी है। सिर्फ एक ही काम था यहाँ पे, सूत्र। सूत्र तुम्हें पता है 1/f बराबर है 1/v जमा 1/u। v और u तुम्हें दे रखे हैं, लिखने हैं और f निकालना है। -9.6 हो सकता है। कैसी? पॉजिटिव आई होगी, नेगेटिव आना चाहिए उत्तर। उत्तर नेगेटिव में कैसे आएगा देख लो, एक बता देता हूं। तुमने क्या ढूंढनी है? एफ। तुम पढ़ रहे हो वास्तविक और उल्टी चीज, तो वो लेंस कौन सा है? अभिसारी। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल। बात ये अवतल की कर रहा है, ठीक है। तो अवतल की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। पहले ये दिमाग में रखना है। तो पहले तो लगा लो तुम माइनस। अब u और v दे रखी है, ऊपर कर दो दोनों की गुणा और नीचे कर दो दोनों का जोड़, बस बात खत्म। और कुछ नहीं करना। कि जब कभी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तुम निकालना चाहते हो और जिसमें u और v दे रखे हों, तो आपने क्या काम करना है? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए पहले माइनस लगाओ, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का क्या करना है? सीधा जोड़, और कुछ नहीं करना, उत्तर आ जाएगा। तो क्या आएगा? -24 और गुणा में कितना? 16 और नीचे हो जाएगा 40। 4 पे काट दो, 6 और किस पे आ जाएगा? 10। वैल्यू आपकी फिक्स है, 16 6 96 और बटे 10। तो उत्तर बस किस में याद रखना है? माइनस में 9.6 और पीछे क्या लगा दीजिए? सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इतना करना है, क्योंकि आपके पास शब्द ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दर्पण जो भी वास्तविक और उल्टा बना रहा है प्रतिबिंब, तो उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक वाली होगी, क्योंकि वो लेंस कौन, दर्पण कौन सा है? अवतल है, अभिसारी है। ठीक है, अब एक और लिखो ऐसा ही, एक अभिसारी दर्पण
जिसके सामने वस्तु की दूरी, जिसके सामने वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसी स्थिति पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने, उसी स्थिति पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकफुल होते हैं, जुबान पे आंसर होना चाहिए, इसका निकालने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसीलिए लॉजिक सिखाए हैं तुम्हें, क्योंकि जब वस्तु और प्रतिबिंब एक ही जगह बोले हैं इसने, तो वो बिंदु होता है सी, और जो सी की दूरी होती है उसे बोलते हैं आर। आर और एफ का संबंध लिखवाया था, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो आर कितना दे रखा है 40, 40 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचा 20। अब फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। पर याद रखना है दर्पण कौन सा है, अवतल, तो कैसी होती है माइनस, बात खत्म। क्योंकि इसमें आपके पास मशक्कत करने का कोई खेल नहीं है। जब वो वस्तु की दूरी देकर ये शब्द लिख रहा है कि प्रतिबिंब उसी स्थिति पर बने, और कैसा बने, वास्तविक और उल्टा बने, तो दर्पण कौन सा है, अभिसारी। तो अभिसारी दर्पण में जहां प्रतिबिंब और वस्तु होती है वो बिंदु क्या होता है आपके पास, सी। ये करवाया था कि एफ और क्या है सी, अभी पढ़ा के आए हैं कि जहां वस्तु होती है वहीं क्या बने, प्रतिबिंब बने। तो ये बिंदु कौन सा होता है, सी। और सी की इसने दूरी लिख रखी है पहले से कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो यानी ये दूरी क्या कहलाती है तुम्हारी, आर। निकालना क्या है तुम्हें, एफ। एफ हमेशा क्या होता है, याद रखा करो, वक्रता त्रिज्या का आधा। लेना कैसा है, माइनस, क्योंकि दर्पण कौन सा आपका, अवतल। तो कितना आ गया उत्तर है, -40 बटे में कितना याद रखो 2। उत्तर कितना आ गया आपके पास, -20 सेंटीमीटर हो लिया, ठीक है। तो ये बड़ा खास क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और लिखो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 75 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 75 सेंटीमीटर है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा 50 सेंटीमीटर पर बने। वस्तु की दूरी 75 सेंटीमीटर है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा 50 सेंटीमीटर पर बने, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, वह वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, वह वस्तु की स्थिति क्या होगी। यह तगड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे के एग्जाम देने हैं तो ऐसे क्वेश्चनों से रूबरू होना पड़ेगा। और है आसान, बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपके दिमाग का खेल है कि कितना आ रहा है? हाँ, जो भी है। और फिर इसीलिए ये डायग्राम बनाने सिखाए हैं। ये डायग्राम इसीलिए काम आएंगे कि आप डायग्राम बनाओगे, आपको 2 बातें लिखी गई है। एक तो लिखी गई है एफ के बारे में, एक लिखी जाती है सी के बारे में। वो अब कहता है कि वस्तु कितनी दूरी पे है तुम्हारी, 75 पे। प्रतिबिंब कहां बनता है, 50 पे। अब फोकस दूरी कितनी आई है, 30। उस हिसाब, जो भी आई है उस हिसाब से एडजस्ट करो। तो आपने क्या लेना है, u इंटू में v डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, u प्लस v। कितनी आई है, माइनस की आएगी 75, और गुणा में कितना 50 बटे कितना 125, ठीक है। 25 के पाड़े पे कट रहा है, 25 तिये 25 पांजे 5 दाए, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो मतलब एक दूरी तो तुम्हारे पास कितनी है, एक दूरी कितनी है 50, एक दूरी कितनी है 75। एफ कितनी आई है 30 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 60। अब वस्तु कहां पड़ी है 75 पे, इससे दूर पड़ी है ना, तो वस्तु की स्थिति तो कहां है, सी से परे। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी तथा एफ के
बीच, ऐसे टैग करता है। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब तुम्हें डायग्राम आते हों, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन का जवाब तुम तभी दे पाओगे कि अगर तुम्हें डायग्राम से सेटअप करना आता है। क्योंकि सबसे पहले क्या निकालनी होती है, एफ। एफ आ गई, एफ का डबल क्या होती है, सी, दोनों मिल गई। अब वो कहता वस्तु कहां पड़ी है, 75, तो कहां पड़ी है, वस्तु की स्थिति कहां है, सी से परे। वस्तु की स्थिति कहां पड़ी है, सी से परे। और अगर पूछे प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कहां होगी, तो कहां होगी, सी तथा एफ के बीच। हो गया खेल पूरा। ऐसे ही एक और लिखो कि अभिसारी दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 48 सेंटीमीटर है। अभिसारी दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 48 सेंटीमीटर है, जिसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर पर, जिसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर पर वास्तविक और उल्टा बने, जिसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर पर वास्तविक और उल्टा बने, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, वह वस्तु की और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपको निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, नंबर 2 वस्तु की स्थिति व प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो सबसे जरूरी क्या निकालना होता है, पहले एफ। एफ आएगा तो दोनों आ जाएंगे, करो। फिर एक लॉजिक सिखाएंगे इसमें, उस हिसाब से तुम आंसर दे सकते हो। हो गया, कितना आया है, -23.3 सही है का, तू बता का आया है। हाँ, अप्रोक्सीमेट 27 सेंटीमीटर नेगेटिव। ठीक है, कि लगभग 27 सेंटीमीटर आएगा माइनस का, क्योंकि आपको दिया है U 48, V दिया है 60 और नीचे है दोनों का जोड़ 108। ठीक है, 12 के पाड़े पे काटोगे तो 12 पंजे और 12 निमे। ठीक है, 3 पे काट दो, 3 तिये और 16। ठीक है, तो ये आ गया 80/3। तो 27 तिये कितने होते हैं, 81। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग कितनी जाएगी, 27 सेंटीमीटर, माइनस का 27 यानी 26 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेट कितना ले लिया, माइनस का 27। तो अब आपके पास वस्तु की स्थिति पूछता है और किसकी पूछता है, प्रतिबिंब की। वो कैसे पता करनी है, इनके देखे बगैर, क्योंकि अब डायग्राम नहीं बनाएंगे हम। क्या याद रखना, लिख लो कि जब हमें वस्तु की व प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी हो वास्तविक और उल्टे के लिए, किसके लिए, वास्तविक और उल्टे के लिए, और किस केस में, दर्पण में, क्योंकि दर्पण तो एक ही होगा, कौन सा, अवतल। तो लॉजिक क्या है कि वस्तु की स्थिति कहां होगी और वस्तु की स्थिति के साथ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब U ग्रेटर देन क्या हो, V, क्योंकि U
ग्रेटर देन क्या हो, v। तो वस्तु, याद रखना, वस्तु c से परे होती है, वस्तु c से क्या होती है, परे। और आप लोगों को ये पता है कि जब वस्तु c से परे होती है तो प्रतिबिंब फिक्स हो जाता है c तथा f के बीच। पहला केस हो गया। और रिवर्स इसका हमने दूसरा केस पूछा है, ये वाला। अब केस क्या है कि जब u आपके पास कम रह जाए किससे, v से, तो उल्टा कर दो इसका, u कम रह जाए किससे, v से, यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से क्या है अब, कम। क्योंकि वस्तु की दूरी ली थी तुमने 48, प्रतिबिंब की दूरी कितनी ली थी तुमने, 60। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा है, वस्तु की दूरी क्या है, कम। तो रिवर्स कर दो ये बड़ा, ठीक है। तो आपकी वस्तु कहां होगी, c तथा f के बीच, और प्रतिबिंब कहां होगा, c से परे। खेल हो गया। बस इतना ही लॉजिक समझना है कि दोनों का खेल एक साथ चलता है कि जब u v से बड़ा हो तो वस्तु c से परे और प्रतिबिंब c और f के क्या होती है, बीच। और जब रिवर्स केस हो तो केस को भी क्या कर दो, रिवर्स। तो वस्तु कहां हो जाएगी अब, c और f के बीच, और प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, c से परे। ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और लिखो। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 27 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति 27 सेंटीमीटर है। का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर पर बने, का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर पर बने तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अप्रोक्सीमेट 5 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। कैसे निकाला बटे, उत्तर गलत हो गया। बस ऐसे ही होगा। तो आप फोकस दूरी किसकी निकालना चाहते हो, उत्तल दर्पण की, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज सिखाई जाती है। उसमें तो तुमने माइनस क्या लगाया था पहले से ऑलरेडी आगे। अब क्या करना है, जब केस आए उत्तल दर्पण का, तो ऊपर वाली चीज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे इस u में से v घटाना है, u माइनस v लिखना है, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक है कि जब कभी भी खेल तुम्हारे पास किसका है, उत्तल दर्पण का, तो u इंटू में v तो लिख रहे हो तुम ऊपर, नीचे तुम u प्लस v लिख रहे थे पहले। अब आपने क्या लिखना है, u माइनस v। ये चिन्ह परिपाटी के नियम ऑलरेडी बना के सूत्र बना रखे हैं हमने, ठीक है। इसमें चिन्ह परिपाटी के नियम लगते हैं, वो तुम्हें याद नहीं रहने तो तुम कम से कम सूत्र सीधे याद रख लो कि जब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी निकालनी हो तब ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, 27 गुणा 6 बटे कितना आएगा, 21। अब काट दो, 3 नीम 3 साते 21, ठीक है। अब कितना आ गया, 54 बटे में कितना है, 7। तो लगभग 7 8 लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी दूर चले गए तुम, 7 समथिंग आएगी। तो इसका मतलब अंदाजा कहां से लगाना है, जब कभी भी उत्तर गलत हो जाए तो तरीका क्या है,
कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो फोकस दूरी से कम रहनी चाहिए। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी कितनी देर की है तुम्हें? 6। तुम फोकस दूरी कितनी निकाल रहे थे? 5। तो गड़बड़ होगी ये तो। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी ज्यादा और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहनी चाहिए? कम। तो यानी अब जो 6 है वो इस 7 दशमलव से क्या है? कम है। तो फोकस दूरी आपकी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी से क्या मिलनी चाहिए? ज्यादा। और उत्तर किस में आएगा? हमेशा याद रखना, प्लस में। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने लिखा है उत्तल का मामला हो और फोकस दूरी पूछ ले, उत्तर किस में आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव में आना चाहिए। एक और लिखो ऐसा ही। अपसारी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी, अपसारी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर है। जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर बने, जिसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर बने तो फोकस दूरी होगी। प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर बने तो फोकस दूरी होगी। है अप्रोक्सीमेट 8, 7.2। हाँ, क्योंकि अभी सिखाया है तुमने कि जब केस किसका हो? उत्तल दर्पण का, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या रहनी चाहिए? कम। तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है? 8। तो इसका मतलब फोकस दूरी तुम्हारी 8 या 8 से कम नहीं हो सकती। क्या होगी? 8 से ज्यादा। तो उत्तर कितना आएगा जो अब आप निकाल रहे हो? कितना आएगा? 36 गुणा में कितना? 8, और 36 में 8 जाए, ये गड़बड़ करते हो तुम 28, क्योंकि घटा में गलती होती है। ठीक है, और वैल्यू क्या आनी है? पॉजिटिव। अब इसको काट दो। ठीक है, किस पे जाएगा ये? 14, 18, 9, 7, 72 बटे कितना आ गया? 7। तो 10 पे तो सीधा ही चला गया, 7 दाए और समथिंग आ गया। ठीक है, तो 10 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, तो यानी आपके पास जब कभी भी ऐसा केस आए कि आपको दर्पण कौन सा दे रखा है? उत्तल, या दे रखा है अपसारी, और तुमसे फोकस दूरी मांग रहा है, तो एक ही तरीका है, गलती हो जाए तो क्या याद रखना है? फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी से हमेशा क्या आनी चाहिए? ज्यादा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यही गड़बड़ होती है और यही खेल है। ठीक है, आगे अब बात आती है कि हमारे पास लिखो दर्पण की आवर्धन, कि दर्पण की हम आवर्धन पढ़ते हैं। तो एक तो मैंने लिखवा दी, अगर याद हो तो। दर्पण की आवर्धन जब हम पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर है उसमें क्या बताया था? सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर और व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। कि मैग्निफिकेशन जो मिरर की लेते हो, ये क्या चीज होती है? रेशो, अनुपात होता है किसका? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बटे में आप लोग क्या लिखते हो? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु का दूसरा नाम होता है बीम। बीम को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर तो लेनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे क्या लेनी है? वस्तु की ऊंचाई। जहां शब्द वास्तविक और क्या आ जाए? उल्टा। क्या याद रखना है? वास्तविक और क्या शब्द हो? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब और कैसा बनेगा? उल्टा। तो वहां
इस मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से। तो ये स्मॉल m हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें? नेगेटिव। ठीक है, कि जहां कहीं शब्द प्रतिबिंब के लिए क्या लगता है? वास्तविक और उल्टे का, तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। और जहां शब्द आपको क्या मिल जाए? आभासी, और प्लस क्या मिल जाए? सीधा, तो वहां पे ये जो मैग्निफिकेशन है ये कैसी मिलेगी आपको? पॉजिटिव। जब आप केस किसका पढ़ रहे हो? ऊंचाई का। किसका पढ़ रहे हो? ऊंचाई का। पक्का कर दो, क्योंकि ऐसे पूछा जाएगा, लिख लो कि ऊंचाई के चलते, ऊंचाई के चलते, ऊंचाई के चलते किस दर्पण की, किस गोलीय वक्रीय दर्पण की, किस गोलीय वक्रीय दर्पण की आवर्धन, किस गोलीय वक्रीय दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन यूं आएंगे, नंबर 1 आपको लिख देगा अवतल, दूसरा लिख देगा आपके पास उत्तल, तीसरा आपके पास लिख देगा समतल, और अब बनाएगा ऑप्शन कि 1 व 2। ऐसे ऑप्शन बनाएगा ए कि आपके पास 1 व 2 है, फिर बनाएगा बी 1, 2 और 3 दोनों हैं, फिर बनाएगा सी 2 व 3 हैं, और चौथा बनाएगा आपके पास डी और उसमें आएगा केवल आपका 3। ऐसे आएंगे। तो क्या जवाब दोगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा गोलीय वक्रीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी? केवल 2 लिखो, मैंने 3 लिख दिया क्या यहां? केवल 2 यूं आ सकता है। तो लॉजिक होता है क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो 2 दर्पण की जो आवर्धन होती है हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव का वो होता ही नहीं उसमें, तो वो दर्पण होते हैं 2, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है समतल, क्योंकि आभासी और सीधा प्रतिबिंब 2 ही बनाते हैं डायरेक्ट हमेशा। एक तो बनाता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा बनाता है आपके पास? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन यहां जवाब कौन सा मांगा है ये पढ़ के देखो, गोलीय वक्रीय दर्पण, तो समतल का पत्ता कट गया। बस यही तो लॉजिक है यहां सीखना। उत्तर क्या बनता है? केवल 2। ठीक है, इस टाइप में अगर लॉजिकफुल क्वेश्चन देता है तब हमारी गिरारी अड़ती है। क्यों? क्योंकि हम तो ये पढ़ के जाते हैं कि दर्पणों के मामले में जो आवर्धन धनात्मक होती है वो दोनों की होती है हमेशा, समतल की भी होती है और किसकी होती है? उत्तल की। लेकिन अगले ने पूछा किस हिसाब से है? गोलीय वक्रीय दर्पण, यानी सफेरिकल कर्व्ड मिरर पूछा है, तो सफेरिकल कर्व्ड मिरर होते ही 2 हैं, जिसमें से हमेशा पॉजिटिव किसकी होती है? 1 की होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? उत्तल होता है। ऐसे याद रखना है। ऐसे ही एक और लिखो कि किस गोलीय वक्रीय दर्पण की आवर्धन, किस गोलीय वक्रीय दर्पण की आवर्धन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है? कि किस गोलीय वक्रीय दर्पण की आवर्धन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है? कि विच spherical curved mirror have magnification both be positive and negative? तब उत्तर क्या याद रखना है तुमने? जो प्रतिबिंब दोनों बनाता है। दोनों प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल। बस उत्तर यही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां लिख रखा है वास्तविक और उल्टा बनाने वाला, आभासी और कौन सा? सीधा बनाने वाला। तो ये एक ही दर्पण होता है जिसका नाम क्या आपका? कॉनकेव मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब अगर क्वेश्चन आए, लिखो कि ऊंचाई के चलते, ऊंचाई के चलते कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण स्थायी आवर्धन रखता है? कि ऊंचाई के चलते कौन सा दर्पण
तथाई आवर्धन रखता है कि अकॉर्डिंग टू हाइट विच मिरर ऑलवेज बी फिक्स्ड इन मैग्निफिकेशन। तो जिसको रोज तुम देखते हो, उत्तर क्या है? समतल, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है कितनी? 1, कि जिसमें जितनी वस्तु है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई क्या रहती है? सेम। तो वो आपका दर्पण कौन सा है? समतल। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए कि जिसकी हमेशा आवर्धन स्थायी होती है, तो वो आपका दर्पण एक ही है, जिसका नाम क्या होता है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब एक क्वेश्चन और लिखो कि कौन से गोलीय वक्रीय दर्पण, कौन से गोलीय वक्रीय दर्पण आवर्धन धनात्मक दर्शाते हैं? कि कौन से गोलीय वक्रीय दर्पण आवर्धन धनात्मक दर्शाते हैं? कौन से गोलीय वक्रीय दर्पण आवर्धन धनात्मक दर्शाते हैं? दोनों ही दर्शाते हैं, उत्तल व अवतल। हमेशा शब्द आए ना तब गिरारी अड़ती है। हमेशा में पॉजिटिव क्या होता है? वक्रीय एक ही होता है, जिसका नाम क्या है? उत्तल। और सीधा शब्द दे रखा है कि जो दर्शाते हैं गोलीय वक्रीय दर्पण जो आवर्धन धनात्मक दर्शाते हैं, तो उत्तर क्या आएंगे? दोनों ही आएंगे, उत्तल व अवतल दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब क्या बना सकते हैं? आभासी और सीधे। जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा वहां पे मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी? तुम्हें पॉजिटिव मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना।